हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेयर टू ड्रीम क्लासेस। डेयर टू ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। कल हमने मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित काफ़ी सारी बातें करी थी। आज मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट्स की बात करें हम, तो कुछ इस तरह से है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान है जो अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन संत जिन प्रभु सूर थे, सूरी थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को सुल्तान से मुक्ति मिली एवं सुल्तान को लोगों से मुक्ति मिली। ठीक है, ये तो इसके बारे में कहा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह निर्मित करवाया। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है कि 1351 ईस्वी में थट्टा के निकट मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये भाई साहब निकल लिए। अब इसके बाद आता है गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक कह रहा हूं, फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक ने कासिम अमीर उल मोमिनीन
की उपाधि धारण की। ठीक है, फिरोज तुगलक के काल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण हुआ। ठीक है, फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर कुल उपज का 1/10 हिस्सा लागू किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज तुगलक ने चौबीस प्रकार के करों को 24 प्रकार के करों को समाप्त कर सिर्फ 4 कर आरोपित किए। पहला जजिया, दूसरा जकात, तीसरा हराज और चौथा खुम्स। ठीक है, ये 4 प्रकार के कर आरोपित किए उसने। ठीक है, 24 प्रकार के जो कष्टदायी कर थे उनको समाप्त कर जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 कर आरोपित किए। ठीक है, आइए अगले पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है फिरोज तुगलक ने 5 नए शहरों की स्थापना की। पहला हिसार, दूसरा जौनपुर, तीसरा फतेहाबाद, चौथा फिरोजाबाद और पांचवा फिरोजपुर। ठीक है, इन सभी नए शहरों की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा कराई गई। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक ने अद्धा एवं विख नाम के सिक्के मिश्रित धातु के चलवाए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में वो है कि अगला पॉइंट ये है, फिरोज तुगलक ने अद्धा एवं बिख नाम के सिक्के मिश्रित धातु के चलवाए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट कह रहा है कि
एक मिनट लाइन पे रहो। ठीक है, उसके बाद बिग नाम के मिश्र धातु के सिक्के चलवाए। क्लियर? एक मिनट। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट, फिरोज तुगलक ने दो नए विभागों की स्थापना की। कौन कौन से? पहला है अब दीवान ए बंदगान। ठीक है, ये था दीवाने बंदगान। मुस्लिम नहीं, ये था अब उनके गुलामों की देखभाल के लिए, गुलामों की देखभाल के लिए। ठीक है, और दूसरा था दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात ये था मुस्लिम विधवा स्त्रियों के लिए, मुस्लिम विधवा स्त्रियों एवं लड़कियों के लिए, ठीक है, मुस्लिम लड़कियों के लिए ये दो नए विभाग स्थापित किए। उसके बाद ऐसा मानते हैं कि फिरोज तुगलक के काल में
फिरोज तुगलक के काल में गुलामों की संख्या, गुलामों की संख्या सर्वाधिक थी। सबसे ज्यादा गुलाम 1,20,000 गुलाम इसके काल में हुए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तुगलक वंश का इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। पहले एक लिख ले, फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। ठीक है, और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। और इसके साथ ही आप देखेंगे ये खेल समाप्त हो गया। क्लियर। अब शुरू होता है बॉस अगला वंश जिसका नाम था सैयद वंश। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे सैयद वंश के बारे में कि सैयद वंश क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैयद वंश का संस्थापक, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था जी? खिज्र खां। क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे खिज्र खां था। खिज्र खां ने खिज्र खां के बारे में कहा जाता है कि इसने एक उपाधि ली, रैयत ए आला की उपाधि धारण की। ठीक है, खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। ठीक है, और आप देखेंगे खिज्र खां का उत्तराधिकारी मुबारक खां था। ठीक है, मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, उसके बाद मुबारक शाह सैयद वंश का योग्य शासक था। लिखेंगे मुबारक शाह की जीवनी, मुबारक शाह की जीवनी तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही से इस काल की जानकारी मिलती है। ठीक है,
सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम खां था। ठीक है, और ये आया राम गया राम रहे और इनका वंश समाप्त हो गया। इसके बाद आता है जो अगला वंश, उसको हम लोग कहते हैं बॉस, उसका नाम था लोदी वंश। ये अफगान शासक थे लोदी वंश। ठीक है, आइए देखते हैं लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी शासक अफगानी शासक थे। उसके बाद बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी ने, आप देखेंगे एक एक महत्वपूर्ण उपाधि धारण, बहलोल लोदी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के जारी किए। ठीक है, बहलोल लोदी अपने सरदारों को, अपने सरदारों को मकसद ए अली, मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक है, उसके बाद बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां, निजाम खां था। ठीक है, निजाम खां ने, निजाम खां ने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की, सिकंदर शाह की उपाधि धारण की और कहलाया सिकंदर लोदी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सिकंदर लोदी लोदी वंश का महान शासक था। मतलब इसके काल में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए। ठीक है, आइए क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए देखते हैं। तो ये कह रहा है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की।
ठीक है। उसके बाद सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की। दिल्ली से राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की। ठीक है। उसके बाद सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। ठीक है। गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। उसके बाद सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है। उसके बाद इसने कई आयुर्वेदिक ग्रंथों का फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद करवाया। ठीक है। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम औरतों को पीरों के मजार पर जाने ताजिया निकलवाने तथा अन्य हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है। ये हमें जानकारी मिलती है सिकंदर लोदी के काल से। आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहां तक? आइए अभी समझाऊंगा मैं एक एक करके इसको। उसके बाद आता है बॉस इब्राहिम लोदी। ठीक है। आइए इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। इब्राहिम लोदी को पद से हटाने के लिए दौलत खां लोदी ने बाबर को
भारत आने का निमंत्रण दिया। ठीक है, और यही खेल खत्म हो जाता है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध कब 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। ठीक है, और यहीं पर एक नए राजवंश, मुगल राजवंश की नींव रखी। अब आइए हम लोग इसको एक एक करके पीछे से समझते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पॉइंट्स को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए, हम लोगों ने कल की क्लास में बात करी थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मैंने आपको कई सारे डेवलपमेंट्स बताए थे। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान है, ठीक है, जो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। पहला सुल्तान है। ठीक है, इसके अलावा बाकी कोई सुल्तान जो है वो दरगाह पर नहीं गया है, लेकिन ये पहला सुल्तान है जो मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह पर गया था। और बहराइच में एक और सूफी संत थे, उनके दरबार में भी गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एक प्रमुख संत थे जिनका नाम था जिन प्रभु सूरी। उनके दरबार में रहता था और उनका आदर भी किया है इसने, इसकी जानकारी हमें मिलती है। बदायूनी इसके दरबार का एक महत्वपूर्ण कवि था, इतिहासकार था, जो लिखता है, जो अपने इतिहास में लिखता है कि अंततः मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से मुक्ति मिली और लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिली। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के में जो सूफी संत थे चिश्ती संप्रदाय के, जिनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया, उनका दरगाह दिल्ली में स्थापित करवाया। इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। ठीक है, आइए, उसके बाद आप देखेंगे 1351 ईस्वी में ठट्टा के निकट मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1391 में ये भाई साहब निकल लिए। उसके बाद आता है दूसरा शासक जिसका नाम था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसने कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के काम किए और इसके काल में काफ़ी सारा विकास हुआ। इसकी जानकारी हमें मिलती है। कैसे? तो फिरोज तुगलक ने सबसे पहले तो कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। ठीक है, उसके बाद इसके काल में सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण हुआ। सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक के द्वारा कराया गया। और आप देखेंगे इसी वजह से इसने एक नया सिंचाई कर आरोपित किया बॉस लोगों पर, जो कुल उपज का 1/10 हिस्सा होता था। ठीक है, कुल उपज का 1/10 हिस्सा लिया जाता था सिंचाई कर के रूप में। क्लियर? आइए, फिरोज तुगलक ने 24 प्रकार के करों को समाप्त कर सिर्फ 4 कर आरोपित किए। मतलब 24 प्रकार के जो कष्टदायी कर थे उन सबको खत्म कर दिया और कहा कि नहीं, सिर्फ 4 ही करोगे जो लगेंगे। कौन कौन से? तो पहला कर था जजिया, ठीक है, दूसरा जकात, तीसरा खराज और चौथा खुम्स। जजिया कौन सा कर है जी? तो ये गैर मुसलमानों पर, जो गैर मुसलमान है, मतलब जो मुसलमान नहीं है, उन सभी पर लगाए जाने वाला कर था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, ठीक है, और खराज उपज का हिस्सा, और खुम्स वो था लूटा हुआ धन ये लिया जाता था। ये 4 प्रकार के कर इसने आरोपित किए। किसने? फिरोज तुगलक ने। उसके बाद
फिरोज तुगलक ने 5 नए शहरों की स्थापना की बॉस। कौन कौन से? तो सबसे पहले है हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और फिरोजपुर। ये वो शहर है जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई। उसके बाद फिरोज तुगलक ने अद्धा और बिख नाम के 2 मिश्रित धातु के सिक्के चलवाए अपने काल में, ठीक है, जिसकी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। फिरोज तुगलक ने एक नया फोर्ट बनवाया दिल्ली में, जिसको हम फिरोज शाह कोटला फोर्ट के नाम से जानते हैं। इस फोर्ट का नाम ये, जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था अपना, जिसको बाद में अब आप देखेंगे नाम बदल के क्या कर दिया गया है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उनके नाम पर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है, ठीक है। तो फिरोज शाह कोटला फोर्ट का निर्माण करवाया था उसने। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही, ये बायोग्राफी इसने लिखी है अपनी, जिससे इस काल की जानकारी हमें मिलती है फतुहात ए फिरोज शाही से। क्लियर? उसके बाद फिरोज तुगलक ने 2 नए विभागों की स्थापना की बॉस। 2 नए विभाग कौन कौन से? एक था दीवाने बंदगान और दूसरा था दीवाने खैरात। दीवाने बंदगान गुलामों की देखभाल के लिए, ऐसा मानते हैं कि इसके काल में 1,20,000 गुलाम हुआ करते थे। मतलब सभी सुल्तानों में सर्वाधिक गुलाम फिरोज तुगलक के काल में हुए, ठीक है। उसके बाद दूसरे विभाग का नाम था दीवाने खैरात, जो मुस्लिम विधवा स्त्रियों के लिए तथा लड़कियों की देखभाल करने के लिए स्थापना की गई थी। अच्छा, एक चीज और, कुतुब मीनार का जो 4th और 5th मंजिल है, ठीक है, इसका पुनर्निर्माण या रिपेयर आप देखेंगे फिरोज तुगलक के द्वारा ही कराया गया था, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिरोज तुगलक के काल में गुलामों की संख्या सर्वाधिक थी, इसकी जानकारी मिलती है। 1388 ईस्वी में ये मर गया फिरोज तुगलक। क्लियर? अब इसके मरने के बाद अंतिम शासक जो था, जो 1414 ईस्वी तक शासन करता रहा, उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद, जो इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। फिर आता है उसके बाद दूसरा वंश, ये था सैयद वंश। सैयद वंश में आयाराम, गयाराम रहे। इसके काल में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे पहला, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। अच्छा, ये एग्जाम में जरूर पूछा है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां ने रैयत ए आला, मतलब अल्लाह पैगंबर साहब का, अपने आप को पैगंबर साहब का दास कह सकते हैं इस उपनाम को, ये उपाधि धारण की इसने, ठीक है। उसके बाद खिज्र खां का उत्तराधिकारी मुबारक खान था, जिसने शाह की उपाधि धारण की। और इसकी एक बायोग्राफी है तारीख मुबारक शाही, जिससे हमें इस काल की जानकारी मिलती है, और ये बायोग्राफी है मुबारक शाह की। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसके बाद ये वंश पूरी तरह समाप्त हो गया। तो इन लोगों ने बहुत कम समय तक राज किया, और आयाराम, इनके काल में कोई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है। अब सैयद वंश के बाद जो अगला वंश आता है, उसका नाम है बॉस लोदी वंश, ठीक है। लोदी ये अफगानी शासक थे और भारत पर इन्होंने राज किया, लेकिन बाबर ने इनको डिफीट करके इसके अंतिम शासक को और भारत में एक नए राजवंश की स्थापना की। तो आइए देखते हैं लोदी वंश के बारे में। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसको आप बकलोल लोदी नाम से भी याद कर सकते हैं कि बकलोल लोदी था, बहलोल लोदी। और ये पहले अफगानी शासक थे बॉस, जो भारत में आए और भारत पर राज किया। उसके बाद बहलोल लोदी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की। ये एक महत्वपूर्ण उपाधि है, बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करी थी इसने। और इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, बहलोल सिक्के चलवाए बहलोल लोदी ने। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की, और दूसरा अपने नाम के बहलोल सिक्के जारी किए। ये अपने सरदारों को, सरदार का मतलब जो इसके दरबार में रहते थे, उनको ये मकसद ए अली कह के पुकारता था, ठीक है, मकसद ए अली कह के पुकारता था। उसके बाद बहलोल लोदी का पुत्र निज़ाम खां था। निज़ाम खां ने एक उपाधि धारण की सिकंदर शाह की, और ये बन गया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी
लोधी वंश का महान शासक था। महान का मतलब इसके काल में हमें कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी जानकारी हमें मिलती है कि इसके काल में कुछ अलग हुआ। ठीक है, उसके बाद सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। बॉस, आगरा शहर की स्थापना की। उसके बाद सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की। आगरा शहर की स्थापना करने के बाद फिर से अपनी दिल्ली आगरा इसने स्थापित कर ली। ठीक है, उसके बाद सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए एक नया पैरामीटर शुरू किया, जिसको हम सिकंदरी गज के नाम से जानते हैं। ठीक है, भूमि की माप के लिए एक नया पैरामीटर शुरू किया, सिकंदरी गज। ठीक है, जिसको आगे के काल में भी आगे के शासकों ने भी इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से, गुलरुखी शीर्षक नाम से कविताएं लिखता था, इसकी जानकारी हमें मिली है। उसके बाद इसने कई आयुर्वेदिक ग्रंथों को फरहंगे सिकंदरी नाम से ट्रांसलेट करवाया। फरहंगे सिकंदरी नाम से ये महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक ग्रंथों को इसने ट्रांसलेट करवाया था, इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। सिकंदर लोधी ने मुस्लिम औरतों को पीरों के मजार पर जाने, उसके बाद ताजिया निकलवाने, और साथ साथ आप देखेंगे हिंदू कई सारे त्योहारों पर, फेस्टिवल्स पर इसने प्रतिबंध लगा दिए। वीर सिंह बुंदेला और मथुरा के कई सारे मंदिरों को भी इसने तोड़वाया, इसकी जानकारी हमें मिलती है। क्लियर? उसके बाद आप देखेंगे कि इस वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, मतलब लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को पद से हटाने के लिए इसी के चाचा दौलत खान लोधी ने, दौलत खान लोधी इतना योग्य तो था नहीं कि वो इब्राहिम लोधी को हटा सके, और वो चाहता था कि दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली पर मैं राज करूं, तो स्वयं तो हटा नहीं सकता था। तो उसने बाबर के बारे में सुन रखा था कि बाबर काफ़ी योग्य है। बाबर एक नई पद्धति लेके आए, तुलुगामा पद्धति, और छापा मार युद्ध, और साथ में तोप का भी इस्तेमाल करता है। तो क्यों ना मैं बाबर को इनवाइट करूं, और उसने बाबर को निमंत्रण भेजा कि बाबर यहाँ आओ और इसको हराओ। हराने के बाद मैं तुम्हें इनार मीनार दिनार खूब सारे वो दूंगा, और तुम यहाँ से जाना, सारी चीज़ें लेके जाना। बाबर दौलत खान लोधी के निमंत्रण पर भारत आता है, और बाबर और इस लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच एक निर्णायक युद्ध होता है। उस निर्णायक युद्ध का नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। और इस युद्ध में बाबर आराम से, एकदम मोहब्बत से इब्राहिम लोधी को डिफीट कर देता है, हरा देता है, और इसी के साथ ही भारत से दिल्ली सल्तनत का सपड़ा समाप्त हो जाता है, और एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसको हम मुगल वंश कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा बॉस दिल्ली सल्तनत का खेला। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे मुगल डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, और मैं ये कह रहा था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सुबह अगर अपन 7 बजे की क्लास रखें तो कैसा रहेगा। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूंगा आपके इस रिप्लाई का कि सुबह 7 बजे भी अपन क्लास शुरू करें, इसी क्लास को और तेज चलाने के लिए सुबह 7 बजे और शाम को भी, तो कैसा रहेगा, या एक अलग सब्जेक्ट शुरू करें 7 बजे, इसके संबंध में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू।